Good morning, dear students. In our today's SST chapter, we will continue with the chapter 1. Okay. In our previous session, we had discussed the two different maps and compare the maps on the basis of their design. पिछले चैप्टर में हमने दो मैपों का अध्ययन किया था और उनमें समानताएं और असमानताएं देखी थी. अब हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे. ओके. Equally important is the fact that science of cartography differed in the two periods. जैसा कि हम जानते हैं कि कार्टोग्राफी दो अलग अलग समय में अलग अलग तरह से यूज की गई. When historians read documents, map and text from the past, they have to be sensitive to the different historical background, the context in which information about the past was produced. यानी जब हम कार्टोग्राफी का यूज़ करते हैं, इतिहास के किसी डॉक्यूमेंट्स को, मैप्स को, उसके टेक्स्ट को पढ़ते हैं, तो हमें बहुत ही ध्यान देना पड़ता है कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है और उससे पास्ट से रिलेटेड किस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है. नाउ न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी. अब हम यहाँ पे नए और पुराने टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस करेंगे. If the context in which information is produced changes with the time, what about language and meanings? क्या समय के साथ भाषा और उसके अर्थ में परिवर्तन होते हैं? Historical records exist in a variety of language which may have considerably over the years. हमारे पास बहुत सारे इस तरह के रिकॉर्ड्स हैं हिस्टोरिकल जो कि ये बताते हैं कि समय के साथ भाषा और उसके अर्थों में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं. Medieval Persian, for example, is different from modern Persian. जैसे कि जो मध्ययुगीन पर्शियन भाषा है वो मॉडर्न पर्शियन से काफ़ी अलग है. The difference is not just with regard to grammar and vocabulary. The meaning of words also change over time. सिर्फ ग्रामर और वॉक्यूबलरी ही नहीं, समय के साथ शब्दों के अर्थों में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ है. टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल. जैसे हम हिंदुस्तान शब्द का एक एग्जाम्पल लेते हैं. टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया. आज हम इसे इंडिया के तौर पे जानते हैं. द मॉडर्न नेशन स्टेट, जो कि एक स्वतंत्र राष्ट्र. When the term was used in the 13th century by Minhaj Siraj, a chronicle who wrote in Persian. अगर हम 13वीं शताब्दी के एक लेखक मिनाज सिराज के बारे में बात करें, he mean the areas of Punjab, हरियाणा and the lands between the Ganga and Yamuna. इंडिया से उसका मतलब पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना का जो क्षेत्र था उससे था. He used the term in a political sense for lands that were a part of डोमिनियन ऑफ द दिल्ली सल्तनत. उसने राजनीतिक भाषा पे इस शब्द का यूज़ किया था जो कि उस समय दिल्ली सल्तनत के इलाके को दिखाता था. द एरियाज इंक्लूड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सल्तनत बट द टर्म नेवर इंक्लूड साउथ इंडिया. उसने इस टर्म में कभी साउथ इंडिया को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वहाँ पे दिल्ली सल्तनत का राज्य नहीं था. बाय कंट्रास्ट, इन द अर्ली 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinent. जबकि 16th century में बाबर ने इसी इलाके को, इसकी ज्योग्राफी, इसके कल्चर, इसके फोना यानी वनस्पति और जंतुओं की प्रजाति को देखते हुए अलग सब कॉन्टिनेंट के रूप में डिस्क्राइब किया. As we will see later in the chapter, this was somewhat similar to the way the 14th century poet Amir Khusro used the word Hind. आने वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि ये उसी तरह जैसे अमीर खुसरो जो कि एक कवि था उसने हिंद को परिभाषित किया. While the idea of a geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associate with it today. इंडिया की तरह हिंदुस्तान में पॉलिटिकल और नेशनल जैसे शब्दों की कमी थी जैसा कि हम आज इसमें पाते हैं.